आता है, दैट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर इसको बोलते हैं सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको ऐसे क्यों बोलते हैं कि ये सब जानेंगे, पहले हम इसका बेसिक मीनिंग क्या है वो समझते हैं और इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि क्यों ये बनते हैं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों बोल रहे हैं हम इनको। विल अंडरस्टैंड दैट। देखो क्या लिखा है, एन एग्रीमेंट स्प्रिंग्स फ्रॉम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड इट बिकम्स एनफोर्सेबल बाय लॉ इफ इट गिव्स राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। ये तो हम पढ़ चुके हैं। एन ऑब्लिगेशन राइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. Such obligation is undertaken by a party to an agreement voluntarily. These are also obligations which do not spring from obligations. बट ये तो हो गया नॉर्मल चीज़। अब देखो, देर आर ऑल्सो ऑब्लिगेशंस विच डू नॉट स्प्रिंग फ्रॉम एग्रीमेंट। मतलब यूजुअली क्या होता है, ए और बी के बीच में हो रहा है, उन दोनों ने ही आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो बेसिकली आपस में एग्रीमेंट हुआ है एंड आपस में ही उन्होंने ऑब्लिगेशन क्रिएट करी है। ऑब्लिगेशन इज क्रिएटेड बाय द पार्टीज, बट there are also obligations which do not spring from the agreement. Such obligations include recognitions, torts, and quasi-contracts. Quasi-contractual obligation is imposed by law. यानी obligation जो है, अगर तो पार्टीज ही उसको क्रिएट कर रही हैं तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, बट अगर उसे लॉ क्रिएट कर रहा है, ऑब्लिगेशन को लॉ क्रिएट कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके बारे में और देखते हैं। इट इज सिमिलर टू द ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर दे हैव बीन टर्म्ड सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। यानी इसका रिजल्ट ऐसा है कि दोनों पार्टीज के बीच में एक ऐसा रिलेशन क्रिएट हो जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट के से बने हुए रिलेशन से सिमिलर है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, in the Indian contract, right? And they are also called quasi contracts in English law. In case of quasi contract, there is neither agreement nor consensus aid item, but yet law imposes obligation on one party and confers a right on the other. But basically एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे ना हमने, वो कुछ होंगे कुछ नहीं भी होंगे, तो यानी कि ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, सम आर प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो एक टॉपिक यहाँ पे आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ, मैं लिख देता हूँ डॉक्ट्राइन ऑफ, अच्छा लिखा ही है यहाँ पे, डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। ये क्या होता है, देखो आगे लाइन पढ़ो समझ आ जाएगा। Quasi contractual obligation does not arise from a contract, nor does it arise from tort. It rests on the doctrine of unjust enrichment. Tort तो मैंने पहले भी बताया था, civil wrongs जो होते हैं, but that's not topic. Topic is unjust enrichment का doctrine। ये क्या बोलता है, बेसिकली दो पार्टीज के बीच में जब एक अनजस्ट, समझते हो, जस्टिस ना होना, जस्ट का मतलब यहाँ पे जस्टिस वाला है कि जब जस्टिस नहीं होता दो पार्टीज के बीच में, एक अपने आप को एनरिच कर लेता है एट द कॉस्ट ऑफ द अदर, मतलब एक का घाटा हो जाता है एक का फायदा हो जाता है, तो लॉ वहाँ पे बीच में आता है और उसको राइट दे देता है एंड उसको ऑब्लिगेशन बना देता है ताकि वो सेम लेवल पे आ जाए। बेसिकली एनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, प्रिंसिपल अप्लाइड इज नो वन ought to enrich himself at the expense of the others। कि ये तो गलत है ना कि एक ने दूसरे के घाटे करके अपना कोई फायदा कर लिया, that is wrong। So Lord Mansfield, who is considered to be real founder of such obligation, applied the doctrine of this for the first time in this Moses versus Macfarlane। ये फाउंडेशन केस है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, क्या हुआ था इस केस में, देखो, Lordship observed that the gist of this kind of action is that defendant, upon the circumstances of the case, is obliged by the ties of natural justice and equity to refund the money। कि किसी को रिफंड करना पड़ गया on account of natural justice and equity। देखते हैं ये इसका एग्जाम्पल से जब हम समझेंगे कि ये कहाँ से आ रहे हैं, कैसे होते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो देखो क्या लिखा है, प्रोविजंस रिगार्डिंग द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे आपके सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 69 से लेके 72, 69 नहीं 68 से लेके 72 सेक्शन तक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के ये होते हैं, उनमें इनके प्रोविजंस लिखे हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। देखो पहले सेक्शन 68 आ गया, क्लेम फॉर नेसेसरीज इज अप्लाइड टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। बेसिकली कोई बंदा अगर कॉन्ट्रैक्ट करने से इनकेपेबल है, माइनर का एग्जाम्पल लेके चल लो, उसको मान लो किसी को ने कोई नेसेसरी यानी लाइफ के लिए कोई ज़रूरी चीज़, नेसेसिटीज़ अगर सप्लाई करी हैं, तो उसका हक बनता है कि वापस में उसे रिटर्न में उस इनकेपेबल वाला जो बंदा है उसकी प्रॉपर्टी से कुछ हिस्सा उसको मिलना चाहिए, क्योंकि उसने उसको एक नेसेसरी दी है, राइट। क्या है, ध्यान से समझो। इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन हु ही इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट। अब माइनर जैसे हो गया वो तो वैसे ही इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट मानने के लिए, या फिर कोई और भी ऐसा बंदा हो सकता है जो कि सामने वाला बंदा उसको लीगली सपोर्ट करने के लिए बाउंड है लीगली। माइनर को जैसे वैसे ही सपोर्ट करना होता है, गार्जियंस को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, इस तरीके से कोई और भी मतलब केस बोल रहे हैं कि या तो इनकेपेबल है या किसी ऐसे बंदे के साथ है जिसको उस इनकेपेबल या नहीं है जो इनकेपेबल उस बंदे को लीगली सपोर्ट करने का लीगल बाउंडेशन है उस बंदे के पास।
तो दैट पर्सन इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विद द नेसेसरीज सूटेड टू कंडीशन इन लाइफ, मतलब कोई नेसेसरीज प्रोवाइड कर रहा है. पर्सन हु हैज़ फर्निश्ड सच सप्लाईज, मतलब जो दे रहा है सप्लाई, इज एंटाइटल्ड टू बी रीइम्बर्स्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ द इनकेपेबल पर्सन. यानी कि अगेन वही चीज़ जैसे मैंने बताया, मान लो एक माइनर है, उसको उसका कोई गार्जियन जो है वो नेसेसरीज सप्लाई कर रहा है, तो इस गार्जियन के पास ये हक हो जाता है कि माइनर की मान लो कोई प्रॉपर्टी या कुछ है तो उससे उसको रीइम्बर्समेंट कोई मिल जाए. ठीक है, एग्जाम्पल देखो. दस इफ अ पर्सन सप्लाई टू अ माइनर और अ lunatic or anyone whom a minor or lunatic is legally bound to support with necessaries suited to a condition in life, person so supplying entitled by law to be reimbursed from the property of such person to whom the necessaries are supplied. Example देखो क्या है. A supply B necessaries suited to condition in life, so A is entitled to be reimbursed from B's property. Simple. Then A supply wife and children of B, a lunatic, with necessary supplied. A is entitled to be reimbursed from B's property. ठीक है, आगे चलो. अब द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी नोटेड इन दिस कनेक्शन. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे पॉइंट्स हैं. पहली चीज़ नेसेसरीज होनी चाहिए, मतलब जो आप दे रहे हो लाइफ के लिए ज़रूरी जो होती है ना, नेसेसिटीज़ समझते हो ना, ज़रूरतें, वो कुछ अगर दे रहे हो वही काउंट होती है. सो यानी कि सप्लाई जो करना है आपने नेसेसिटीज़ फॉर लाइफ. देन इनकेपेबल, जिस बंदे की हम बात करें जिसको वो सामान मिल रहा है वो इनकेपेबल होना चाहिए, जैसे माइनर है या कोई, या फिर कोई ऐसा जिसको वो लीगली बाउंड है सपोर्ट करने के लिए. देन रीइम्बर्समेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी, रीइम्बर्समेंट सिर्फ उसी की प्रॉपर्टी से होगा जो इनकेपेबल पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी. ठीक है. ऑल्सो यहाँ पे एक लाइन देखो क्या लिखा है. इफ द पर्सन डज नॉट हैव अ प्रॉपर्टी रिलीफ इज लॉस्ट. अब उस बंदे के पास है ही नहीं प्रॉपर्टी तो कहाँ से देगा वो, तो कोई रीइम्बर्समेंट नहीं होता. रीजनेबल वैल्यू. अब यहाँ पे सप्लायर जो है वो कितनी क्या क्लेम करे, नेसेसिटी तो दे दी, अब कितना वैल्यू क्या होगा उसका कि कितना उसको रीइम्बर्समेंट मिलना चाहिए. तो यहाँ पे एक्चुअल प्राइस जो उसने सप्लाई किया है वो नहीं मानते, रीजनेबल वो वर्ड यूज़ करते हैं कि कोई भी रीजनेबल अमाउंट जो है वो उसका रीइम्बर्समेंट होता है, मतलब वैल्यूएबल चीज़ होनी चाहिए, रीजनेबल. अब यहाँ पे ये नहीं कि मान लो उसने 10 करोड़ का उसको नेसेसिटीज़ अगर सप्लाई करे तो उसको 10 करोड़ ही मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होता. ठीक है. नॉट बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, यानी कि ये जो नेसेसरीज का ये क्लेम है ये एग्रीमेंट के बेसिस पे नहीं है, क्योंकि हम किससे बात करें, इनकेपेबल पर्सन. तो वो अगर है ही इनकेपेबल तो उसके साथ एग्रीमेंट तो वैसे ही नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता. तो ये सब चीज़ें हम बोल रहे हैं ना कि उसको रीइम्बर्समेंट होना है, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि माइनर के साथ एग्रीमेंट तो वैसे ही वॉइड होता है ना. सो इसलिए ये तो वैसे ही वॉइड है. आगे देखो. द क्लेम बाय द पर्सन supplying necessaries to such a person is based on quasi contractual obligation. तो यानी कि ये बस एक quasi contractual obligation है, contractual obligation नहीं है, क्योंकि contract तो बनता ही नहीं, माइनर्स का एग्रीमेंट ही void होता है. ठीक है. तो ये हो गया पहला, reimbursement necessities सप्लाई करी हैं तो उसका. Then next we have reimbursement of the person paying money due to, अभी क्या हो गया, एक मिनट. reimbursement of the person paying money due to another इन पेमेंट ऑफ विच ही इज़ इंटरेस्टेड. यानी कि आप एक ऐसे इंसान को रीइम्बर्समेंट कर रहे हो जो कि किसी और को ड्यू है, वो बंदा उसमें पेमेंट करे लेकिन उस पेमेंट में आपका इंटरेस्ट मौजूद है. क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे. बेसिकली ए ने क्या, तो यहाँ पे कैसा देखो क्या है. बेसिकली ए ने बी को लैंड दे रखी थी ऑन लीज. ठीक है. ए ने बी को लैंड दे रखी थी ऑन लीज. अब यहाँ पे पहले क्या होता था, ए जो है गवर्नमेंट को रेवेन्यू देता था कोई, ठीक है, उस लैंड का. अब उसने वो नहीं दिया तो वो एरियर में चला गया. तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या करा, उसकी लैंड को एडवर्टीजमेंट लगा दी कि भाई ये लैंड तो अब फॉर सेल है, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा वहाँ से, तो है ना, तो सेल ही करेगी गवर्नमेंट. तो अब रेवेन्यू लॉ में क्या है, लिखा गया है कि अगर कोई ऐसी कोई सेल हो जाती है, इसका मतलब कि अब बी का जो लीज है वो उसका एनलमेंट हो जाएगा, मतलब अब बी को वो लीज नहीं देनी पड़ेगी, राइट. सो बी ने इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि सेल ना हो इस लैंड की और मेरी लीज ना चली जाए, इसलिए उसने जो ए ने पैसे देने होते थे गवर्नमेंट को अब बी ने दे दिए. समझ गए. ए देता था ना पैसे, अब बी ने दे दिए, क्योंकि भाई वो क्यों चाहेगा कि भाई मेरे पास जो ज़मीन अब मेरे पास है वो चली जाए. सो पहले ए ने देता था, अब बी दे रहा है, ये हुआ. तो यहाँ पे ए इज बाउंड टू मेक दैट अमाउंट जो बी ने दिया है गवर्नमेंट को. अब ए बाउंड है बी को वो पैसे देने के लिए, एंड ये लीगली बाउंड है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको रीइम्बर्स उसे इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उसने सिर्फ एक बार अपने इंटरेस्ट उसका था, इसलिए उसने वो पेमेंट कर ली. तो वो ड्यू जो थी पेमेंट तुमने, लाइक इट वाज ड्यू फॉर ए टू गिव टू द गवर्नमेंट, जो कि बी ने दे दी, इसलिए यहाँ पे बी इज इंटाइटल्ड टू रिसीव दैट अमाउंट फ्रॉम ए. ठीक है. देखो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, इफ ए फॉर इंस्टेंस इज बाउंड बाय लॉ टू मेक अ सर्टन पेमेंट, बी बीइंग इंटरेस्टेड इन सच अ पेमेंट, मतलब बी चाहता है कि वो पेमेंट हो जाए, does make the payment, so a quasi-contractual obligation is imposed on A, so B is entitled to be reimbursed by A.
मतलब बी का पास वो हक आ जाता है कि ए उसको रीइम्बर्स करे जो पैसा बी ने दिया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल, ये जो केस है ये बंगाल वाला ही मैंने बताया, ठीक है। आगे चलो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। ऑफ दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। पहला, इंटरेस्ट इन मेकिंग पेमेंट। जो हम बात करें ना कि एक बंदा है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उस पेमेंट को होने में, मतलब ही वांट्स टू मेक श्योर दैट वो पेमेंट हो जाए। So the person who makes the payment should be interested in making the payment. Payment should may protect his own interest, and the interest which is sought to be protected should be bona fide and legally recognizable. Payment should not be voluntary. मतलब ये नहीं कि बस अपनी मर्जी से ऐसे ही दे, उसका इंटरेस्ट है उस पेमेंट में लीगली रिकग्नाइजेबल चीज़ की वजह से, इसलिए वो पेमेंट करना चाह रहा है, उसका इंटरेस्ट है इसलिए, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट देखो, नो लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन हु मेक्स द पेमेंट। यानी कि जो बंदा एक्चुअल पेमेंट कर रहा था उसका ऑब्लिगेशन तो नहीं था ना, ऑब्लिगेशन तो ए का था। बी ने तो पेमेंट कर दी क्योंकि उसका इंटरेस्ट था उस पेमेंट में, क्योंकि उसका फायदा ही, मतलब इसलिए वो चाह रहा था कि वो पेमेंट हो जाए। ही वांटेड टू मेक श्योर दैट पेमेंट हैपेंस, बट उसका ऑब्लिगेशन तो नहीं था पेमेंट करने का, ऑब्लिगेशन तो किसी और पे था। सो शुड नॉट बी लीगली बाउंड टू पे, मतलब बाउंडेशन ऑब्वियसली ऑब्लिगेशन उस पे नहीं होनी चाहिए, वो तो ए पे थी। He should only be interested in making the payment in order to protect his own interest, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ अनदर पर्सन, अगेन दूसरे की होनी चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन, ये भी कंडीशन है। अदर पर्सन शुड बी लीगली बाउंड बाय लॉ टू पे, नॉट सिंपली मॉरली बाउंड टू पे, है ना। ये नहीं कि हाँ बस पेमेंट करनी चाहिए थी वाला नहीं है, ही इज लीगली, उस पे लीगल बाउंडेशन है पेमेंट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे केस देखो, बुक्स वॉश वर्सेस गुडमैन ब्रदर्स। तो एक बंदा था जो कि एक वेयर हाउस का ओनर था, एंड बी ने बेसिकली कुछ गुड्स इंपोर्ट करवाए, उसके वेयर हाउस में वो लेके गया, और बेसिकली उस उन गुड्स पे ड्यूटी लायबल थे वो गुड्स, ठीक है, यानी कि अभी उस पर कस्टम ड्यूटी लगनी बाकी थी। सो अब वो ड्यूटी के पेमेंट के बिना जो है वेयर हाउस से बाहर तो जा नहीं सकते, बॉन्डेड वेयर हाउस होते हैं, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बट या सो द गुड्स, बेसिकली जो गुड्स थे वो चोरी हो गए थे उस टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे ए का नेग्लिजेंस तो नहीं था, बेसिकली जो वेयर हाउस का ओनर है उसका नेग्लिजेंस नहीं था, और कमिश्नर जो है उसने उस ड्यूटी को ए से रिकवर कर लिया। ऑब्वियसली जिसका है वेयर हाउस है, कमिश्नर तो बोलेगा भाई मेरे को तो ड्यूटी चाहिए अपनी, उसने ए से लिया। तो अब देना किसको था, एक्चुअल गुड्स तो बी ने इंपोर्ट करवाए थे ना। सो नाउ ए इज एंटाइटल्ड टू रिकवर दैट ड्यूटी जो उसने कमिश्नर को एक बार दे दी, बट अभी फाउंडेशन तो बी की थी, एप्लीकेशन बी की थी देने के लिए। सो ए इज नाउ एंटाइटल्ड टू गेट रीइंबर्स्ड या रिकवर, कुछ भी बोलो, दैट अमाउंट फ्रॉम दी बी, जो ड्यूटी पेमेंट उसने करी है कमिश्नर को। तो ये जो था ये सेक्शन 69 था, पहले वाला 68, ये वाला 69, अब हम 70 पढ़ रहे हैं। ओके, क्या है 70? देखो, ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ अ नॉन ग्रेचुटोस एक्ट। नॉन ग्रेचुटोस एक्ट का कोई बेनिफिट अगर रिसीव कर रहा है उसके बाद ऑब्लिगेशन आती है। कैसे समझो, देखो, जब एक बंदा मान लो कोई गुड्स डिलीवर कर दिया किसी को, चलो पहले एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ मैं। एक बंदा है, उसने गुड्स का डिलीवरी किसी को करना था, बट उसने किसी और के घर गुड्स छोड़ दिए, और जिसके घर गलती से छोड़ दिए थे वो गुड्स, उसने उसको यूज़ भी कर लिया, उसका बेनिफिट ले लिया गुड्स का। तो क्या अब वो बाउंड है उसको पेमेंट करने के लिए? जी हाँ, वो बाउंड है, ऑब्लिगेशन उस पर आ गई, क्योंकि उसने एक नॉन ग्रेचुटोस एक्ट का बेनिफिट एंजॉय किया, जो उसे ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसका नहीं था। नॉन ग्रेचुटोस एक्ट समझ रहे हो ना, मतलब कोई बिना एक्चुअल लीगल कोई वो नहीं था, उसको नहीं मिलने थे वो गुड्स, बिना किसी रीजन की कोई चीज़ हो जाती है तो बोलते हैं ना नॉन ग्रेचुटोस हो गया, बेसिकली कॉस्टलेस बोल लो, या मतलब बिना किसी पेमेंट करे उसके पास गुड्स आ गए, सो दैट इज नॉन ग्रेचुटोस। सो कोई अगर बंदा उसका बेनिफिट एंजॉय कर रहा है तो अगेन नाउ हिज ऑब्लिगेशन उस पर आ गई कि अब उसको पेमेंट भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वेर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर एनी पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेचुटोसली, इंटेंशन नहीं था, एंड सच पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट देयर ऑफ, अब वो सामने वाला बंदा उसका बेनिफिट भी एंजॉय कर लिया गुड्स का, देन द लैटर यानी कि द पर्सन जिसने एंजॉय किया बेनिफिट इज बाउंड टू मेक कॉम्पेंसेशन टू द फॉर्मर, जिसने गुड्स डिलीवर करे उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, इन रिस्पेक्ट ऑफ और टू रिस्टोर द थिंग डिलीवर, ऑब्वियसली रिस्टोर करने के लिए ना, कि चलो मैंने आपका नुकसान कर दिया एक तरह से, क्योंकि जो मेरा नहीं था वो मैंने यूज़ कर लिया, सो दैट इज, ठीक है। एग्जाम्पल देखो भाई कि मान लो गुड्स किसी के घर छोड़ दिए बाय मिस्टेक, तो अब उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। देन ए सेव्स बीज प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर, अब ये और एग्जाम्पल आता है कि मान लो एक बंदा है उसने किसी की प्रॉपर्टी फायर से बचाई, अब वैसे तो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द कंपनसेशन फ्रॉम बी इफ सर्कमस्टांसेस शो दैट ही इंटेंडेड टू एक्ट ग्रेचुitously, मतलब अगर ऐसा प्रूव हो जाए कि उसने ऐसा कोई कंसिडरेशन के लिए नहीं किया था, वो वैसे ही बस हेल्प कर रहा था, सो अगर ये प्रूव हो जाएगा तो उसको कॉम्पेंसेशन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे केस देखो, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बी के मॉडल एंड सन्स का केस आता है।
Mondal and Sons constructed certain structures including a kacha road, guardroom, office, kitchen and storage seat at Rambagh at the oral request of a high-ranking officer, State of West Bengal, for use by its Civil Supplies Department. Before construction, submitted an estimate for the construction. State of West Bengal accepted the works but tried to escape the liability under the pretense that no contract had been concluded in accordance with the requirements of the जो section होता है Government of India Act का. It was held by Supreme Court that the appellant, having accepted the benefit of the structure constructed for it, was liable under this section 70 जो अभी हमने बात करी, to pay for the same. भाई हुआ बेसिकली उसने जो सब कंस्ट्रक्शन करवाया उसका पहले एस्टिमेट भेज दिया था एंड सामने वाले बंदे ने उस कंस्ट्रक्शन का यूज़ करा है तो बेनिफिट ले लिया ना, तब उसको पेमेंट तो करनी पड़ेगी. आप ये नहीं बोल सकते नहीं कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं कोई करने का, तुम तो ऐसे ही कर लिया, ऐसे नहीं बोल सकता. ठीक है, आगे चलते हैं. दिस सेक्शन कैन बी इन्वोक्ड ओनली व्हेन द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड. भाई जो अभी हमने बोला कि पहला बंदा जो कर रहा है वो शुड लॉफुली डू समथिंग, यानी कि डिलीवर, ये नहीं कोई इलीगल चीज़ डिलीवर कर दिया, ऐसा कुछ लॉफुली करना चाहिए. ठीक है. एंड पर्सन डूइंग मस्ट नॉट हैव इंटेंडेड टू डू इट ग्रेटिट्यूसली, मतलब ये नहीं होना चाहिए ना कि उसका इंटेंशन वही था कि हाँ वो वहीं छोड़ के आने थे, वैसा नहीं होना चाहिए. ग्रेटिट्यूसली वो हो गया तो अलग बात है. पर्सन मस्ट एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द एक्ट. जो गुड्स मान लो उसके घर रह गए या जो भी उसका था वो उसको यूज़ करा, बेसिकली बेनिफिट उसका डिराइव कर लिया. ठीक है. ठीक है, तो ये सेक्शन 70 हो गया. अब सेक्शन 71 देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स. गुड्स गुम हो गए और किसी को मिल गए, वो वाला केस है. पर्सन हु फाइंड्स द गुड बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली. क्या है समझाता हूँ. Although there is no agreement between owner and the finder of the goods, law implies an agreement between the two, and this section places the finder in the same position as that of a bailey. According to section 151, it is duty of the bailey to take reasonable care of the goods and try to find out the owner. Basically, ethical grounds पे भी आप justify कर सकते हो कि मान लो किसी को कोई goods किसी और का मिला है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भाई मैं इसका ध्यान रखूँ, इसके ओनर को ढूंढूँ. क्योंकि अगेन आपको याद है वो जो मैंने शुरू में बताया था, वन शुड नॉट बी एबल टू एनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ द अदर. तो अगर मान लो किसी को किसी और का सामान मिला तो उसने खुद को एनरिच कर लिया एट द कॉस्ट ऑफ द अदर, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो लॉ ने एक उनके बीच में क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बना लिया, क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, एंड दैट इज हाउ दिस क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली वर्क्स. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल. ठीक है. राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ द गुड्स. अब देखो ये हम आगे भी पढ़ेंगे, राइट्स ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ बेली, बट अभी फाइंडर ऑफ गुड्स के राइट्स सिमिलर से ही है. देखो मतलब गुड्स जिसको मिले हैं उसके पास क्या हक है, उसके पास हक है टू कीप द पोजीशन ऑफ गुड्स एज अगेंस्ट अदर पर्सन. वो किसी और को बेसिकली ना देके अपने पास रखे, मतलब ऑब्वियसली ओनर के अलावा बात हो रही है कि है ना कि वो और कोई बोले कि चल मेरे को दे दे, नहीं, उसके पास हक है उसको खुद रखने का, ओनर के अलावा और किसी को ना देने का बेसिकली. Hollins versus Fowler के केस में H picked up a diamond ring from the floor of F's shop and handed it over to him to keep it until the true owner is found. In spite of the best efforts, owner could not be found. So after some weeks, H tendered to F lawful charges for finding the true owner and asked him to return the ring, but F refused to do so. It was held that F must return the ring to H, क्योंकि अगेन उसके पास हक है कि मैं जिसको दे दी थी और वो ओनर नहीं था उससे मैं ले सकूँ वापस. आगे देखो, राइट टू रिसीव कॉम्पनसेशन फॉर एक्सपेंसेस. अब उसके पास ये भी हक है कि मान लो कोई उसको ढूंढने में ओनर को या कोई भी तकलीफ हुई या ट्रबल हुआ या कुछ भी एक्सपेंसेस लगे उसके आने जाने, कुछ भी हो सकता है राइट, उसके पूरे प्रोसेस में उसके जो भी खर्चा हुआ उसका कंपनसेशन उसे मिलेगा. इस चीज़ का हक भी उसके पास है. अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, उसके पास इस चीज़ का हक है कि वो उस गुड्स को अपने पास रख ले अनटिल उसको कंपनसेशन वो मिल रहा है ना, कि मेरे को कंपनसेशन दे, नहीं तो मैं तेरे को नहीं दूंगा वो वापस सामान. लेकिन वो सू नहीं कर सकता ओनर को कि तुम्हें को एक्सपेंसेस का कॉम्पेंसेशन नहीं देगा. दोनों चीज़ें हो गई यहाँ पे कि वो वापस नहीं देगा सामान, इस चीज़ का हक है उसको जब तक उसको एक्सपेंसेस का कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता. लेकिन वो केस नहीं कर सकता ओनर पे कि तुम्हें को एक्सपेंसेस नहीं दे. दोनों चीज़ें. राइट टू सू फॉर द अवार्ड. मान लो जो फाइंडर है उसके पास ये चीज़ हक होती है कि मान लो सामने वाला बोल रहा है कि हाँ मैं रिवॉर्ड दूंगा और फिर वो नहीं देता रिवॉर्ड, तो वो उस पर केस कर सकते हैं. देन देखो, राइट टू सेल द गुड्स इन सर्टन केसेस. अब कुछ केसेस में उसको कोई सामान मिला है वो उसको बेच सकता है, जो उसको मिला है वो चीज़ वो बेच सकता है. कौन से केस है देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 169 फाइंडर मे सेल द गुड्स विच इज कॉमनली द सब्जेक्ट ऑफ सेल इफ द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड. ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर लो तो तुम उस चीज़ को बेच सकते हो. व्हेन द ओनर कैन नॉट विद रीजनेबल डिलिजेंस बी फाउंड और द ओनर रिफ्यूजेज अपॉन डिमांड टू पे द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर. वही चीज़ जैसे मैंने बताई कि या तो ओनर मिल ही नहीं रहा
या फिर मिल गया बट वो एक्सपेंसेस जो कॉम्पेंसेशन देना था और बोला था ना कि हाँ वो अपने पास रख सकता है जब तक वह कॉम्पेंसेशन नहीं दे रहा, और एट दी एंड वो नहीं दे रहा कॉम्पेंसेशन, तो उसके पास हक है कि वो उसको बेच सकता है, प्रोवाइडेड कि हाँ ये दूसरी वाली जो कंडीशन है ये भी हो। दूसरी क्या है, व्हेन द थिंग इज इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग और लूजिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू, और व्हेन द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर इन द रिस्पेक्टिव थिंग फाउंड अमाउंट्स टू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू। या तो उसके जो लॉफुल चार्जेस जिसकी हम बात कर रहे हैं जो कंपनसेशन नहीं दे रहा वो उस चीज़ की ही वैल्यू का 2/3 है, तो या फिर वो चीज़ ऐसी है जो कि ख़राब हो जाएगी, मतलब या वैल्यू उसकी उतनी नहीं रहेगी अगर अ, और ज़्यादा वेट किया तो। सो इट इज़ बेटर फॉर बोथ, बेटर बेटर ओनली ना कि वो चीज़ बेच दी जाए, एटलीस्ट जो वैल्यू है वो तो रहेगी। सो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो फाइंडर ऑफ द गुड्स कैन सेल। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखी है, ट्रू ओनर इज एंटाइटल्ड टू गेट द बैलेंस ऑफ द सेल प्रोसीड्स इफ द गुड्स आर सोल्ड एट मोर देन द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स। यानी कि जो लॉफुल चार्ज मान लो जितना लग गया उससे ज़्यादा में तो उसने बेच ही दिया, तो यहाँ पे जो बैलेंस बचता है वो उसका हक है ओनर का कि उसको वो बैलेंस मिल जाए। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ द गुड्स, अभी तो हमने राइट्स पढ़े, हक, ड्यूटी मतलब जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी क्या है, टू टेक केयर ऑफ द गुड्स, रीजनेबल केयर, जो भी चीज़ है उसका आप ध्यान रखोगे। ठीक है, ठीक है, देन देखो टू फाइंड द ट्रू ओनर, अगेन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप ड्यूटी बनती है आप ओनर को ढूंढो, नॉट टू यूज़ द गुड, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसका यूज़ ना करो, है ना, बेनिफिट ना लो उस गुड का, तो ये सब उसकी ड्यूटीज़ है। आगे देखो लाइबिलिटी, तो बेसिकली अभी हमने सेक्शन 68, 9, 70, 71 कर लिया, 72 सेक्शन, लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हुम मनी इज पेड और अ थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर क्वेश्चन। इसका मतलब टुकड़ों में देखो क्या है, मनी इज पेड और थिंग इज डिलीवर्ड, यानी कि या तो पैसे मिल गए, पैसे दे दिए, या कोई चीज़ दे दी अंडर मिस्टेक या अंडर क्वेश्चन, यानी कि फोर्सफुली कि हाँ तू रख, या फिर गलती से, दोनों केस में लाइबिलिटी राइज होती है। देखो क्या है, ए एंड बी जॉइंटली ओ 100 रुपीज़ टू सी, मतलब सी को पैसे देने हैं दोनों ने 100 रुपये मिल के देने, ए अलोन पेज द अमाउंट टू सी एंड बी नॉट नोइंग दिस फैक्ट पे 100 रुपीज़ टू सी, दोनों ने 100 दे दिए, तो नाउ सी इज बाउंड टू रीपे द अमाउंट टू बी, कि वो भाई बी को वापस दे दे कि भाई ए ने मुझे दे दिए थे। ये बाउंडेशन क्यों है, क्योंकि मेरे को पैसा मिला बाय मिस्टेक, जो एक्स्ट्रा 100 रुपया मिला वो बाय मिस्टेक मिला ना, तो मेरी लाइबिलिटी बनती है कि मैं वो वापस करूँ, दूसरे वाले 100 रुपये की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आती है, पेमेंट ऑफ टाइम बार डेट कैन नॉट बी रिकवर्ड, मतलब कोई आप ऐसा डेट का पेमेंट कर रहे हो जो कि टाइम बार है कि इतने टाइम में आपको डेट की पेमेंट करनी है, वो आप रिकवर नहीं कर सकते पेमेंट। हैज़ बीन हेल्ड दैट मनी पेड नोइंगली फुली वेल दैट कॉन्ट्रैक्ट हैड बिकम वॉइड कैन नॉट बी रिकवर्ड, मतलब अगर आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है फिर भी आप पैसा दे रहे हो उसको, तो आप फिर आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, सो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत एक स्वीट एंड सिंपल चैप्टर था, इसको अगेन प्लीज़ कॉम्प्लिकेट मत करना, तो डिटेल में जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा, बट वो शायद फिर कभी समझाएंगे। अभी मैंने थोड़ा सा बहुत डिटेल में नहीं गया हूँ, बट आई हैव गॉन इन टू द मोर देन रिक्वायर्ड डिटेल आई हैव गॉन। सो ऑल्सो हम इसके क्वेश्चन वगैरह और आगे करेंगे, सो जस्ट कीप योर सेल्फ अपडेटेड बिकॉज दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन हैं एंड देर विल मोर क्वेश्चन आई डिस्कस ऑल ऑफ देम, सो या जस्ट वॉच दैट बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो या मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, प्रॉब्ली दिस क्वेश्चन वाला।